नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ही है। हाल के दिनों में मैंने बेंगलुरु की क्राइम की बहुत सारी स्टोरीज आप सबको सुनाई है। इससे पहले मेरे दिमाग में ये इम्प्रेशन था कि शायद बेंगलुरु क्राइम के मामले में पीछे है, कम है, और एक अच्छी बात है, मतलब पॉजिटिव इम्प्रेशन था। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बेंगलुरु से लगातार मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उन्हें देखने और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद बेंगलुरु को लेकर मेरी राय गलत थी। वहाँ अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं और हीनियस क्राइम वो शायद बहुत ही ज़्यादा हैं। तो खैर, आइए आज का जो वाकया है वो आपको बताता हूँ। बेंगलुरु में एक लोकेलिटी है मराठा हल्ली, और इस मराठा हल्ली में एक और छोटी लोकेलिटी है जिसका नाम है कवेरप्पा ब्लॉक। इस कवेरप्पा ब्लॉक के एक अपार्टमेंट में 13 फरवरी 2022, यानी बस अभी जो महीना गुजरा है, 13 फरवरी 2022 को एक भयानक वारदात हुई। हुआ ये कि सुबह तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास इसी कवेरप्पा ब्लॉक के उस अपार्टमेंट में रहने वाले 70 साल के एक बुजुर्ग इंसान जिनका नाम नारायण स्वामी था, वो अपने मकान से बाहर निकले ही थे और कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। तब तक एक बाइक पर 2 लोग आए और उन 2 लोगों ने तेज धार हथियार से नारायण स्वामी को ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। उनके सिर और गले पर उस तेज धार हथियार से, जिसे इंग्लिश में मैचेट कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में उसको दाव कहा जाता है। साउथ इंडिया में उसका बड़ा चलन है, आप लोग जानते हैं, नारियल वगैरह काटने के इस्तेमाल आता है। थोड़ा सा नोट ऑफ इंटरोगेशन का जिस तरह का डिज़ाइन होता है, उस औजार का डिज़ाइन कुछ वैसा ही होता है। तो उसी दाव से, उस तेज धार हथियार से उन हमलावरों ने नारायण स्वामी पर अचानक से हमला किया। इत्तेफाक से जब यह हमला हुआ उस समय नारायण स्वामी का बेटा, जिसकी उम्र 32 साल है, नाम है मणिकांत, वो भी मौके पर मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि मणिकांत को संभलने का मौका मिलता, इससे पहले नारायण स्वामी खुद संभल पाते, तब तक हमलावरों ने उन पर एक के बाद एक कई वार किए और बाइक से वो हमलावर आए थे, बाइक से ही वो फौरन वहाँ से फरार हो गए। अब एक इतने बुजुर्ग आदमी पर अगर इस तरह से कोई हमला करे और उनको बिल्कुल बुरी तरह से ज़ख्मी कर दे, लहूलुहान कर दे, तो क्या हालत हो सकती है आप समझिए। पूरी जो पार्किंग लॉट है जहाँ पर ये घटना हुई, वहाँ पर खून ही खून फैल गया और नारायण स्वामी जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर नीचे ज़मीन पर गिरे और बेहोश हो गए। इसके बाद जो उनका बेटा है मणिकांत, उसने बुरी तरह से शोर मचाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर उसके पिता पर इस तरह का जानलेवा हमला उसकी आंखों के सामने हुआ था, तो उसका रोना चिल्लाना लाजमी था। उसने बुरी तरह से चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया और किसी तरह से अपने बुजुर्ग पिता को सहारा देकर उसने उठाया और पास के ही अस्पताल में लेकर गया ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर उनको अटेंड करे और किसी तरह उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। नारायण स्वामी की जो है वो मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड करार दिया और वजह जो है वो हेवी ब्लड लॉस को बताया गया। कई वाइटल ऑर्गन जो है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, तो बचने की कोई गुंजाइश थी नहीं। नारायण स्वामी जो है एक काफ़ी अमीर आदमी थे। उनका रिटेल का अच्छा खासा कारोबार था और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बेंगलुरु में ही उनके 28 फ्लैट्स थे, 28 फ्लैट्स। तो आप समझ सकते हैं कि नारायण स्वामी और ख़ुद उनका परिवार कितना अमीर था। घर में ये जो बेटा है मणिकांत, इसके अलावा 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और साथ में नारायण स्वामी की बुजुर्ग पत्नी भी है। तो ये पूरा परिवार है। तो जिस अपार्टमेंट में ये रहते थे वहाँ पर मम्मी, पापा और बेटा, ये तीनों लोग ही रहते थे। और ये घटना जो है वो बेटे के आंखों के सामने हुई थी, जिसमें पिता पर जानलेवा हमला किया था कातिलों ने और उनकी मौत हो गई थी।
चूंकि मामला बेहद संगीन था, बेंगलुरु पुलिस ने फौरन इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। अब सवाल यह था कि एक इतने बुजुर्ग आदमी से आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। चूंकि बहुत पैसे वाले आदमी थे तो पुलिस को यह लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला हो, कोई ऐसा हो जिसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर हो या हथियाना चाहता हो, कोई दुश्मन हो। तो पुलिस जो है वो सारे एंगल को एक्सप्लोर कर रही थी। दोस्त यार, नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि घर वाले भी वो पुलिस की रडार पर थे और पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि आखिर नारायण स्वामी के कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। इसी कोशिश में पुलिस को ये पता चला कि नारायण स्वामी का जो बेटा है खुद, जिसकी आंखों के सामने यह हमला हुआ था, मणिकांत, वो एक आपराधिक किस्म का लड़का है। ये जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि साल 2013 में मणिकांत ने कथित तौर पर अपनी पहली बीवी का कत्ल कर दिया था, हत्या कर दी थी और इस हत्या के इल्ज़ाम में वो जेल भी गया था, मगर 2020 आते आते वो इस कत्ल के मामले से बरी हो गया था। ये एक जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस को ये पता चला कि जो बेटा मणिकांत है वो थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर का है, मतलब आपराधिक किस्म का इंसान है। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस को लगा कि सबसे पहले फिर मणिकांत को ही वेरीफाई करना चाहिए कि कहीं इसी का कोई रोल इस घटना में न हो, क्योंकि आज के ज़माने में नाते रिश्ते सारे बेमानी हो चुके हैं और ये बात पुलिस को भी अच्छी तरह से पता है। तो पुलिस ने बिना देर किए हुए नारायण स्वामी के बेटे मणिकांत की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और ये जांच करने की शुरुआत कर दी कि हाल के दिनों में क्या मणिकांत की कुछ संदिग्ध लोगों से या किसी से ऐसी बातचीत हो रही थी जिसका इस कत्ल से कोई रिश्ता जुड़ता हो। जब पुलिस ने यह कोशिश शुरू की तो पुलिस को 2 नामों का पता चला, बेसिकली 2 नंबरों का पता चला। इन 2 नंबरों पर नारायण स्वामी के बेटे मणिकांत की बड़ी फ्रीक्वेंटली बातचीत हो रही थी हाल के दिनों में। पुलिस ने जब इन नंबरों को निकाला तो पता चला कि ये नंबर जो है शिव कुमार और आदर्श T नाम के 2 नौजवानों के हैं और पुलिस को ये जानकर और हैरानी हुई कि ये दोनों नौजवान जो है ये भी क्रिमिनल माइंडेड हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं और जिस टाइम फ्रेम में मणिकांत जेल में था उसी टाइम फ्रेम में, उसी समयावधि में ये दोनों शिव कुमार और आदर्श T भी बेंगलुरु के जेल में कैद थे। कहने का मतलब ये कि इन तीनों का कोई ना कोई रिलेशन आपस में इस तरह से ज़रूर था जिसमें क्राइम का कुछ ना कुछ लेना देना था और तीनों का कैरेक्टर तकरीबन एक जैसा था। ये बात पुलिस को पता चल गई। अब पुलिस ने जो है देर नहीं की, उसे लगा कि हो सकता है कि इस घटना में शिव कुमार और आदर्श T का हाथ हो। हालांकि उन दोनों की कोई ऐसी CCTV फुटेज या तस्वीर पुलिस के हाथ नहीं लगी थी जिससे उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर पाती, लेकिन पुलिस को शक तो हो ही रहा था कि हो सकता है कि शिव कुमार और आदर्श भी इस घटना में मणिकांत के साथ शामिल हो। तो पुलिस को जब ये आशंका पुलिस की गहराई तो पुलिस ने बिना देर किए हुए सबसे पहले मणिकांत को पिक कर लिया, उसे राउंड अप कर दिया और इसके बाद उससे पूछताछ शुरू की। मणिकांत ने हिला हवाली की पहले, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्ती की और CDR के हवाले से उसे जब शिव कुमार और आदर्श T के बारे में बताया तो आखिरकार मणिकांत ने जो बात कबूली वो दहलाने वाली थी। मणिकांत ने ये मान लिया कि इस कत्ल के पीछे खुद उसी का हाथ है, उसी ने अपने 70 साल के बुजुर्ग पिता नारायण स्वामी का कत्ल करवाया है। और उसने सिर्फ इतनी ही बात नहीं बताई, उसने ये भी बताया कि कत्ल तो नारायण स्वामी का हुआ ज़रूर, लेकिन वो लगे हाथ अपनी बुजुर्ग माता का भी कत्ल करवाना चाहता था और उसी दिन 13 फरवरी को ही उनका भी कत्ल होना तय था। मगर इत्तेफाक से जब नारायण स्वामी घर से बाहर निकले तो उनकी पत्नी और मणिकांत की जो माँ है वो घर से तब तक बाहर नहीं निकल पाई थी अपार्टमेंट में। यानी आपको तो पता है कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग जब एक साथ जा रहे होते हैं तो महिलाएं चूंकि उनके पास घर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा पीछे निकलती हैं, मर्द जो है वो फौरन तैयार होकर बाहर निकल आते हैं। तो ये केस भी कुछ वैसा ही था। नारायण स्वामी तो बाहर निकल आए थे लेकिन उनकी पत्नी बाहर नहीं निकली थी। नारायण स्वामी के साथ उनका बेटा मणिकांत भी बाहर आया था और इसी बीच जो कातिल है वो आ गए और उन्होंने नारायण स्वामी को टारगेट किया। तैयारी तो ये थी कि अगर नारायण स्वामी के साथ उनकी बीवी बाहर आती तो उनकी बीवी को भी उसी वक्त हमला करके मार देना था, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी अभी और लिखी थी तो इसीलिए उनकी बीवी पर यह हमला नहीं हो पाया और वो बच गई। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद
उस बेटे ने, मणिकांत ने किया पुलिस के सामने, जिसे पुलिस ने अपने पिता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। उसने बताया कि उसने शिव कुमार और आदर्श टी नाम के ही 2 लड़कों को, जो उसके साथ जेल में कभी बंद थे, उनको अपने पिता के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। यानी ये प्रॉमिस किया था कि इस कत्ल को अंजाम अगर वो देते हैं, उसके पिता की अगर वो हत्या कर देते हैं, तो उसे, उन दोनों को वो 1 करोड़ रुपए देगा, और एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए पहले ही दे भी चुका था। अब सवाल यह है कि ऐसा मणिकांत ने किया क्यों? एक तरह से देखा जाए तो करोड़ों का वो अकेला वारिस था। उसकी बहनों को जो भी प्रॉपर्टी मिलती, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इकलौता बेटा होने की हैसियत से शायद मणिकांत को ही पैसे मिलते। फ्लैट्स, तमाम जायदाद मणिकांत के पास ही होना था। आखिर मणिकांत ने अपने बुजुर्ग पिता नारायण स्वामी का इस तरह से कत्ल क्यों करा दिया? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वो भी तब जब बाप बेटे सारे लोग एक साथ रहते हों। इतनी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी, या एक होता है ना कि बाप ने बेदखल कर दिया है प्रॉपर्टी से, इस तरह की भी कोई बात नहीं थी। फिर आखिर कत्ल क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल था, और यही सवाल पुलिस भी इसका जवाब जानना चाहती थी। तो पुलिस ने क्या किया, अब मणिकांत से सारी कहानी पूछने की शुरुआत की, और मणिकांत ने यह बताया खुद ही अपने बारे में कि 2013 में जो है वो अपनी पहली पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गया था। 2020 में वो इस मामले में बरी हो गया, बाहर आया जेल से, और बाहर आने के बाद जो है उसने एक दूसरी लड़की से शादी की जिसका नाम अर्चना है। अर्चना के साथ शादी के बाद उसे एक बेटी भी हुई, जो अभी बिल्कुल ही छोटी बच्ची है, दूधमुही बच्ची जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पहली पत्नी से जो उसके मतभेद थे मणिकांत के, अब अर्चना के साथ भी मणिकांत के मतभेद होने लगे, और पिछले साल 2022 में, 2022 में अगस्त के महीने में खुद इस लड़के ने, मणिकांत ने अपनी बीवी अर्चना पर कातिलाना हमला किया था। उस पर स्टैब अटैक किया था, यानी उस पर चाकुओं से एक के बाद एक कई हमले किए थे। किसी तरह उस हमले में अर्चना की जान बची, और कोई भी बीवी जिस पर उसका पति यूं कातिलाना हमला करे, उसकी हत्या करने की कोशिश करे, वो बीवी भला अपने पति के साथ आगे रहने के बारे में कैसे सोच सकती है? तो अर्चना ने भी फौरन ये तय कर लिया कि वो जो है अब मणिकांत से अलग हो जाएगी और तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मणिकांत के जो पिता थे, नारायण स्वामी, और मणिकांत की माँ यानी नारायण स्वामी की बीवी, ये दोनों बुजुर्ग दंपति ये नहीं चाहते थे कि अर्चना जो है उनके बेटे को तलाक दे। अब क्यों नहीं चाहते थे, ये इसका जवाब तो अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि शायद उनके बेटे को सुधरने का एक और मौका मिलेगा, अर्चना अगर उसकी ज़िंदगी में रहेगी। जाहिर है अर्चना से उनको शिकायत नहीं थी, तभी वो चाहते थे कि अर्चना जो है मणिकांत को तलाक न दे। ऊपर से शायद वो ये भी सोच रहे हों कि अगर डाइवोर्स का केस हुआ या डाउरी का कोई केस हुआ, तो बहुत मुमकिन है कि उस केस का खामियाजा जो है सिर्फ मणिकांत नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि चूंकि मणिकांत खुद तो कुछ कमाता है नहीं, बिल्कुल नालायक औलाद है, तो हो सकता है कि मणिकांत से जो डाइवोर्स के बदले में जो हर्जाना अर्चना मांगेगी, हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए खुद उनको अपने इस नालायक बेटे के तलाक के एवज में अर्चना को देना पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि दिमाग में नारायण स्वामी और उनकी बीवी के इस तरह की बातें रही हो। क्या वजह थी ये तो वो बुजुर्ग दंपति ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग दंपति यानी नारायण स्वामी और उनकी पत्नी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहू अर्चना उनके बेटे मणिकांत को अभी तलाक देकर जाए, और इस बात के लिए उन्होंने अर्चना को राजी भी कर लिया था। और राजी करने के साथ साथ नारायण स्वामी ने यह वादा किया था अपनी बहू अर्चना से कि अगर वो उसके बेटे को छोड़कर नहीं जाएगी तो वो बदले में उसे एक फ्लैट और बहुत सारी धन संपत्ति देंगे। अब जिस आदमी के पास 28 फ्लैट्स हो, वो एक फ्लैट तो अपनी बहू को दे ही सकता है, और ये वादा उन्होंने खुद जो है अपनी बहू से किया था। इसके बाद अर्चना जो है शायद उनकी बातों पर राजी थी, तैयार हो गई थी, लेकिन मणिकांत जो नारायण स्वामी का बेटा है, उसको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी, और उसको लगा कि उसकी बीवी जो है एक तरह से कहते हैं ना आर्म ट्विस्टिंग करके, यानी बाहें मरोड़ कर उसके पिता से या उससे जो है उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हथिया रही है। तो इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि उसके पिता नारायण स्वामी अर्चना को एक फूटी कौड़ी भी दे।
अर्चना ऐसे भी अलग रहती थी, दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी, नफरत बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो लड़का था मणिकांत, वो लगातार अपने पिता को और माँ पर ये प्रेशर डाल रहा था कि वो अर्चना को कुछ भी ना दे। लेकिन नारायण स्वामी इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अर्चना को एक फ्लैट देंगे ही देंगे। अब जब इस तरह का फैसला उन्होंने कर लिया तो ये बात मणिकांत को ज़्यादा चुभ गई और मणिकांत ने यह तय कर लिया कि अब जो है वो हर हाल में अपने पिता का कत्ल करा देगा। इसके बाद उसने अपने साथ जेल में बंद 2 बदमाशों से बात की और उन बदमाशों को 1 करोड़ रुपए की सुपारी का लालच दिया। न सिर्फ 1 करोड़ रुपए की सुपारी का लालच दिया, बल्कि ये भी कहा कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो 1 करोड़ रुपए के साथ साथ दोनों ही कातिलों को एक एक फ्लैट और एक एक कार भी देगा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी सुपारी थी। 1 करोड़ तो सिर्फ करेंसी की बात हो रही है या कैश की बात हो रही है, इसके साथ साथ फ्लैट और एक एक कार देने की भी बात कही थी। अब जो क्रिमिनल पहले से ही जेल में बंद हो, जिन्होंने हत्याएं, लूटपाट, डकैती जैसी घटनाओं को पहले ही अंजाम दिया हो, उनके लिए तो एक और कत्ल करना बाएं हाथ का खेल है। इतने रुपए के लालच के सामने तो वो कातिल जो है फौरन इस ऑफर पर राजी हो गए और उन्होंने मणिकांत के पिता के कत्ल का फैसला कर लिया, नारायण स्वामी के कत्ल का फैसला कर लिया। इसके बाद खुद बेटे ने ही ये बताया कि 13 फरवरी को मेरे पिता और मेरी माँ दोनों सुबह घर से बाहर निकलेंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा, हम तीनों कहीं जाने वाले हैं, उसी वक्त तुम लोग हमारे घर के प्रेमाइसेस में, जहाँ हमारा अपार्टमेंट है, उसी अपार्टमेंट में चले आना और उन पर हमला करके दोनों पर उनकी जान लेकर फरार हो जाना। ये पूरी साजिश थी और घर का भेदिया यानी खुद अपना ही खून नारायण स्वामी का, वो जो है इस कत्ल की साजिश का मास्टरमाइंड था। असल में 13 फरवरी के दिन आप इत्तेफाक देखिए कि नारायण स्वामी और उनकी बीवी दोनों ही रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने वाले थे ताकि वहां जाकर अपनी बहू अर्चना के नाम एक फ्लैट करने की जो फॉर्मेलिटी है, एक फ्लैट देने की जो फॉर्मेलिटी है, उसे इनिशिएट कर सके, आगे बढ़ा सके। और इसी तय प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 11 से 11:30 के बीच दोनों को, मतलब दंपत्ति को, घर से बाहर निकलना था। नारायण स्वामी पहले निकल गए, उनके साथ उनका बेटा निकला। बेटे को सारी बात पता थी, बल्कि बेटे ने ही सुपारी किलर्स को ये टाइमिंग भी बताई थी कि कितने बजे हम निकलेंगे। और ठीक तय प्रोग्राम के मुताबिक जैसे ही नारायण स्वामी बाहर निकले अपने घर से, कातिलों ने उन पर भयानक हमला किया। बेटा वहीं पर मौजूद चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहा और जैसे ही कातिल थोड़ा आगे निकल गए, फिर उसने रोने चिल्लाने और बिल्कुल मतलब बदहवास हो जाने का पूरा ड्रामा चालू किया। और इतना भयानक ड्रामा किया कि आसपास के तमाम लोगों को लगा कि अरे देखो, इतना अच्छा बेटा है और इसके आंखों के सामने इसके पिता पर इस तरह से भयानक किसी ने जानलेवा हमला किया है। किसी को दूर दूर तक ख्वाबों में भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस घटना के पीछे खुद नारायण स्वामी का अपना बेटा मणिकांत हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जब मणिकांत को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर बाकी के 2 कातिलों को भी गिरफ्तार किया, तो ये चौंकाने वाली, दहलाने वाली कहानी सामने आई, जिसे सुनकर, जिसे जानकर बेंगलुरु पुलिस तो खैर खुद, उसने तो केस सॉल्व किया है, लेकिन खुद पुलिस वाले भी हैरान हैं और बेंगलुरु के लोग भी हैरान हैं। एक ऐसा कत्ल जिसमें एक नालायक बेटे ने खुद अपने पिता के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सुपारी दी और अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल करवा दिया। इस कहानी को सुनकर आपकी राय क्या है? आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? ऐसे नालायक औलाद को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है, रोका जा भी सकता है या नहीं? प्लीज़ इस पर अपनी राय, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और कल जब मैं फिर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो उसमें से कुछ कमेंट्स भी पढ़ूंगा और आप लोगों के नाम तो मैं रेगुलरली पढ़ता ही हूं। तो आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। रोज़ की तरह आज भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। सिलीगुड़ी से देवराज शर्मा जी हैं, इन्होंने गुजरात पुलिस की तारीफ़ की है जिन्होंने इतने दिन बाद ही सही एक कातिल को उसकी सही मंजिल या उसके सही मुकाम तक पहुंचाया है, यानी जेल भिजवाया है। असल में मैंने गुजरात की एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आपस की दुश्मनी या लड़ाई में ओडिशा के 2 नौजवानों ने मिलकर आज से कोई 28 साल पहले तीसरे नौजवान का कत्ल कर दिया था और उसमें से एक नौजवान जो कत्ल का प्राइम सस्पेक्ट या जिसे कहते हैं मुख्य मुलजिम था, वो फरार था। उसे 28 साल बाद गुजरात पुलिस ने केरल से धर दबोचा।
तो वो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी, जिस पर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। दानिश जी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, इन्होंने लिखा यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट सर। थैंक यू वेरी मच दानिश, इस तरह के कमेंट के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना नवाजा है। मामूनी बोरगुहाइन का कमेंट है, बोरगुहा, इन्होंने बताया था IN शायद साइलेंट होता है। तो खैर मुझे लगता है कि इनका सरनेम मैं कभी प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप रेगुलरली कमेंट करती हैं, थैंक यू वेरी मच। आज भी उन्होंने कमेंट किया है। मरियम मोहम्मद जी का भी कमेंट आया है, उन्होंने वेरी गुड लिखा है। विजेंद्र सिंह जी और आदेश व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, आदित्य मिश्रा जी रेगुलर कमेंट करते हैं। सुप्रिया पाटिल, नितेश सोनी, अलीमम के नाम से एक कमेंट है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। रज़ा ने कहानी पर कमेंट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि कहानी वाकई उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये देखा है कि लोग मामूली बातों पर जो है बहुत बड़ा झगड़ा करने लगते हैं और लड़ाई झगड़े से बात हाथापाई और कई बार और भयानक वारदातों में तब्दील हो जाती है। तो लोगों को अपने गुस्से पर और मामूली बातों पर इतना बखेड़ा खड़ा करने से बचना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, जितना हम डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज़ करेंगे उतना हम सारे लोगों के हक़ में अच्छा होगा। स्टॉक न्यूज़ के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आपका शो मैं हमेशा देखता हूँ। स्टॉक न्यूज़ से लगता है कि इनका शायद शेयर मार्केट में भी कुछ रुचि है या ये काम करते होंगे शायद। ऐसे आपको बताऊँ, स्टॉक न्यूज़ जो भी हमारे दर्शक हैं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और शेयर मार्केट में थोड़ी रुचि मेरी भी है। हालांकि बीइंग ए क्राइम जर्नलिस्ट आप लोगों को शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे जो कुछ रुझान की चीज़ें हैं उसमें स्पोर्ट्स भी है, स्पेशली क्रिकेट और बैडमिंटन भी है, और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट तो खैर है ही। एमी शर्गिल जो हैं वो न्यूजीलैंड से हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना रोकड़े जी ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से हैं, हालांकि मैंने एक बार पहले गेस किया था कि शायद इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से होगा, लेकिन इन्होंने बताया था कि ये महाराष्ट्र से हैं। प्रवीण ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत प्रवीण जी आपका। रितिका जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत है आपका, और हिंदी में बहुत अच्छी बातें लिखती हैं रितिका जी। इन्होंने लिखा है कि राजस्थान में उन्होंने लोगों के जीते जी श्राद्ध होने की बात कभी नहीं सुनी। ये बात उन्होंने अपने कमेंट में लिखी है, हालांकि रितिका जी का ताल्लुक शायद खुद भी राजस्थान से है। तो हीमा मगर के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा है हेलो सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू वेरी मच हीमा, आई रेसिप्रोकेट। फरहाद अली जी ने ग्रेट लिखा है, थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट जी ने पुलिस के मेहनत की तारीफ़ की और कहा है कि 28 साल बाद ही सही गुनहगार पकड़ा गया है। इन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी मुझे दिया। इन्होंने कहा है कि मैं कहानियाँ अच्छी सुनाता हूँ और मैं रामायण महाभारत की कथा भी बहुत बढ़िया ढंग से बता सकता हूँ। खैर थैंक यू वेरी मच, आपके इन शब्दों का मैं कृतज्ञ हूँ। प्रदीप भाम्बू जी, इन्होंने राम राम किया है, मेरी ओर से भी राम राम आपको। लव फ्रॉम नेपाल एक और आईडी है BSB 63 के नाम से, उन्होंने नेपाल से कहा है। विष्णु बेहरा ने कमेंट किया है और विष्णु बेहरा के नाम से मुझे लग रहा है कि इनका ताल्लुक ओडिशा से है। कल मैंने जो कहानी सुनाई थी उसका ताल्लुक जो है वो भी ओडिशा से था। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, इन्होंने लिखा है कि क्राइम कभी छुपता नहीं है और इन्होंने स्टोरी की तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच नागपुरी साहब, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो, रियली ग्रेट वॉइस। यूज़र समथिंग के नाम से एक आईडी है, तो इन्होंने ये कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदेश व्लॉग्स का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। सत्य नारायण कीर के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, बहुत बहुत प्यार सर, क्या उसको सज़ा उस समय के नियम के हिसाब से मिलेगी या अभी के नियम के हिसाब से? दोस्त, उस समय के और अभी के नियम के हिसाब से सज़ा में कोई तब्दीली तो हुई नहीं है। तभी भी कत्ल के बदले में आजीवन कारावास की सज़ा थी और अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता तो फांसी की सज़ा होती और अभी भी वही है। तो इसीलिए सज़ा जो है वो उसी नियम के हिसाब से मिलेगी जो अपराध जिस समय हुआ था। ऐसे भी कोई जब नया कानून बनता है या कानून में कोई तब्दीली होती है तो उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब ये कि आज अगर कत्ल के मामले में भी कानून में कोई तब्दीली होती है तो मान लीजिए अगर वो कानून आज से लागू होता है तो कल तक भी जिसने उस अपराध को, किसी कत्ल की घटना को अंजाम दिया होगा, उस पर वो कानून लागू नहीं होगा। जो भी कानून के मुताबिक सज़ा होगी अब आज और आज के बाद, लागू होने के बाद जो अपराध होंगे उसी पर लागू होता है वो। तो खैर रॉबर्ट टोप्पो, इन्होंने नाइस स्टोरी लिखा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत आपका टोप्पो साहब। स्वप्ना जेना, इन्होंने लिखा है सर, रायपुर के रितेश सिंह KVS स्टूडेंट के मर्डर की स्टोरी सुनाइए प्लीज़।
चलिए मैं कोशिश करूंगा स्वप्ना जी, मैं वादा तो नहीं करता हूं लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूंगा। इन्होंने लिखा है कि सर इन योर लास्ट वीडियो आई कमेंटेड बट यू मिस्ड इन दिस वीडियो। दोस्त, मिस हो जाने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपकी आईडी में आपका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यूज़र समथिंग लिखा हुआ है। अब अगर मैं नाम पढ़ूँ भी तो क्या पढ़ूँ, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कमेंट करते हैं लेकिन उनका नाम दिखता नहीं है। अमित गर्ग जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा कि सर फॉरेन कंट्री की कोई स्टोरी सुनाइए। द अजय राइडर, दी अजय राइडर के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। और एक हमारे और साथी हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि गुस्सा काबू हो जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी ज़िंदगी वाइफ परेशान रहेगी, बच्चे अनाथ हो गए, एक लड़की है उसकी शादी बिना बाप के कैसे होगी। ये उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं जिसमें 28 साल बाद गुनहगार को पुलिस ने पकड़ा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर गुस्सा काबू में होता उस शख्स का तो शायद वो कत्ल जैसी घटना को अंजाम नहीं देता और इतने सालों के बाद वो पकड़ा नहीं जाता। अनुराग गौतम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और पुणे महाराष्ट्र में इन दिनों रहते हैं। खैर, और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है, सबका नाम तो एक वीडियो में नहीं ले सकता, लेकिन आप इस तरह से कमेंट करते रहिए, अपनी बात अपनी राय रखते रहिए। सारे कमेंट्स मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर पढ़ता हूँ और यहाँ वक्त जितनी इजाज़त देता है उतने कमेंट्स और उतने लोगों के नाम पढ़ता हूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।